ठीक है, समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। यस सर। ये क्लास में भी कराया था ना, सेम ऐसे ही तो किया था वहां पे सर भी आपका solve। आवाज कट रहा है। मैं बोल रहा हूँ क्लास में भी सेम ऐसा क्वेश्चन किया था ना, समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। हाँ सर। Then 23. A semicircular portion of radius r is cut from a uniform rectangular plate as shown in figure. The distance of center of mass c of remaining plate from point O. ये स्क्वायर प्लेट थी, ठीक है, ये r है और ये 2r है। अब इसमें से क्या कट कर दिया? ये प्लेट मतलब ये डिस्क है, हाफ डिस्क। दिस इज ए हाफ डिस्क, ये वाली ये कट करके निकाल दी इसमें से। तो क्या बचेगा इसमें से? यहां से ये ऐसे कट करके इसको निकाल दी, ठीक है। तो रिमेनिंग मास जो बचा हुआ है वो ये बचा हुआ है, समझ में आया? अब देखो, पहले पूरी प्लेट का मास यहाँ था m1 प्लस m2, है ना। ये मान लो m1 है और ये मान लो m2 है, तो m1 इधर होगा और m2 इधर होगा कि नहीं होगा? यस सर। m2 हाफ डिस्क का किधर होता है? हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास इसके बेस से इस वाली लाइन पर यहाँ कितनी डिस्टेंस पर होता है? ये जो m2 है, 3r/4 का। हाँ 4r/3 4r/3 याद है ना? ऐसा आंसर दिया करो। सब क्लासेस में मुझे ऐसे आंसर मिलते हैं तो पढ़ाने में मजा आता है, तुम्हारी क्लास में कम मिलते हैं। ऐसा आंसर दिया करो, ठीक है। 4r/3 समझ में आया क्या? तो ये डिस्टेंस है 4r/3। इसकी रेडियस भी ये r ही है। इस डिस्क की रेडियस कितनी है? r। समझ में आया? मुझे कौन सी डिस्टेंस चाहिए? मुझे ये वाली चाहिए। ये x2 है तो मुझे x1 मिल जाएगा। समझ में आया क्या? तो x2 कितना होगा बताओ? ये डिस्टेंस कितनी है पूरी? r/2 है कि नहीं है? अरे इसका सेंटर Yes. यहाँ पर होगा ना, हाँ। r/2 पर। यस तो सर। r/2 माइनस 4r/3 ये x2 है। समझ में आया क्या? यस सर। x1 मुझे निकालना है ना। मुझे x1 नहीं निकालना, मुझे कहां से निकालना है डिस्टेंस? फ्रॉम O से। O ये वाला पॉइंट है, O इज दिस पॉइंट। ये यहां से मुझे पूरी डिस्टेंस निकालनी है ये वाली, तो पहले x1 निकालूंगा फिर उसमें r/2 ऐड कर दूंगा। समझ में आया? हाँ। हाँ सर। तो अब x1 निकालने के लिए m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 करेंगे, ऐसे करेंगे। तो m1 m2 भी तो निकालना पड़ेगा। समझ में आया? तो पहले मुझे बताओ m1 प्लस m2 कितना है? एरिया के प्रोपोर्शनल है। कितना एरिया? 2r²। ये है ना? यस सर। अब मुझे बताओ m2 कितना है? फुल डिस्क का एरिया होता है πr², तो इसका कितना होगा? πr²/2। हाँ। हाँ सर। पूरा एरिया में से डिवाइड बाय 2 कर दो, हाफ। तो m1 कितना आएगा?
2r² माइनस पाई r²/2, ये m1 आ गया। या पुट कर दो m1 की जगह कर दो 2r² माइनस पाई r²/2 इंटू x1 इज इक्वल टू m2 कितना है पाई r²/2 इंटू x2 कितना है ये r/2 माइनस 4r/3 पाई। इससे x1 आएगा सोल्व करने के बाद। और हमें जो आंसर देना है वो आंसर क्या है, हमें O से डिस्टेंस बतानी है, तो वो होगी x1 प्लस r/2। सोल्व करना पड़ेगा। समझ में आया? यस सर। स्क्रीनशॉट लो। हो गया? इस पेज पे कोई डाउट नहीं है? देन B1। इस क्वेश्चन को एक काम करते हैं, इसको लास्ट में लेते हैं, बहुत टाइम लगेगा। फिर भी मैं ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ। हाँ बोलो सर 11 का पूरा पोर्शन कब तक खत्म होगा? 11th का जितना होना था सेंटर SHM बचा हुआ है, जितना हमें सेशन में करना है। SHM का एक लेक्चर और बचा हुआ है बस। तो उसके बाद फिजिक्स का हो जाएगा पूरा? हाँ ठीक है। सो SHM की एक्सरसाइज शीट सोल्व करने लगे या नहीं लगे? तो उसकी शीट सोल्व करके रखो, ठीक है। यस इस स्टेज से पहले शीट सोल्व कर लेना उसकी भी। ए बुलेट फायर्ड विद स्पीड u, इसको अभी ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, बहुत टाइम लगता है इस क्वेश्चन को। एक किया टू द ब्लॉक आफ्टर पेनिट्रेटिंग सम डिस्टेंस x इनसाइड द ब्लॉक, इसके अंदर ये x डिस्टेंस तक पेनिट्रेट हो जाएगा। दोनों एक साथ मूव करने लग जाते, फाइनली दोनों मूव करते, मान लो v डैश की स्पीड से with same value. If the average force of resistance on bullet by block is P, S is the distance moved by the block during the collision, Y is the distance moved by the block in during the duration of collision। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीजें पूछी हैं। सो फर्स्ट जैसे मैक्सिमम पॉसिबल हीट जनरेशन इन कोलिजन, कि मैक्सिमम कितना हीट जनरेशन होगा इसमें। अब देखो हमने जैसे ये वाले क्वेश्चन किए थे कि पहले ये चला, फिर फाइनली हमसे पूछा जा रहा था मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा, तो मैक्सिमम एलोंगेशन पर दोनों सेम स्पीड से चलते थे ना। हाँ सर। तो यहाँ पर हम क्या कंसेप्ट लगाते थे कि जो काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है वो किस में कन्वर्ट हो जाती थी, इनकी पोटेंशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? फिर दोनों साथ साथ चलते थे। समझ में आया क्या? यस सर। ऐसे ही हमने एक ये वाला क्वेश्चन किया था, एक ब्लॉक ऐसे यहाँ से चल रहा था, बताओ कितना ऊपर तक जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि विद रिस्पेक्ट टू काइनेटिक एनर्जी, रिड्यूस्ड मास वाली काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती थी, पोटेंशियल एनर्जी में। अब यहाँ पर भी सेम ऐसा कंसेप्ट लगा सकते हैं कि ये दोनों साथ साथ चलेंगे सेम स्पीड से, तो काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में इसकी जो सेंटर मास के रिस्पेक्ट में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में तो हो नहीं रही। हो रही है क्या? नो सर। ना तो ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है, ना यहाँ पे ग्रेविटेशनल है। तो क्या हो रहा है, उस एनर्जी का क्या हो रहा है, वो हीट में लॉस हो रही है।
समझ में आया क्या? वो किसमें लॉस हो रही है? हीट में। heat, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वो किस में चली जाएगी? हीट लॉस में, वो किसी में स्टोर नहीं होगी। तो काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होता है? हाफ म्यू वी स्क्वायर, वी रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू हीट लॉस। समझ में आया? म्यू कितना है यहाँ पर? म्यू कैपिटल एम और स्मॉल एम है, तो m1 m2 मतलब m इंटू कैपिटल एम अपॉन m प्लस कैपिटल एम इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू हीट लॉस। तो बताओ कौन सा आंसर आएगा इसका? बताओ कौन सा आएगा? Q, Q, ये आएगा। समझ में आया क्या? वर्क डन बाय बुलेट ऑन ब्लॉक, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लग रहा है P, डिस्प्लेसमेंट हुआ R, इसका ये आएगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। ऐसे ये बाकी दो भी तुम सोल्व करके देखो इसको, है ना? इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, बहुत टाइम लगता है, बड़ा क्वेश्चन। ठीक है? Yes sir. Then C3, if the net external force acting on a system is zero, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होगा ना, कि नहीं होगा? हाँ सर। देन द सेंटर ऑफ मास मस्ट नॉट मूव। जरूरी क्या सेंटर ऑफ मास मूव ना करे? हो सकता है पहले से मूव कर रहा है तो बाद में भी मूव करता रहेगा वो तो। समझ में आया क्या? हाँ सर। मस्ट नॉट एक्सेलेट, यस ये सही है, एक्सेलेरेशन जीरो है ना, तो ये सही है। समझ में आया क्या? मैं मूव कर सकता है वो, अगर पहले से मूव कर रहा है तो बाद में भी करता रहेगा। समझ में आया क्या? हाँ ये भी सही है। मैं एक्सेलेट नहीं, एक्सेलेरेशन जीरो है ना। समझ में आया? हाँ सर। C5, a block moving in air explodes in two parts, then just after explosion, a block moving in air explodes in two parts, एक ब्लॉक है जो दो पार्ट में एक्सप्लोड हो गया, एक्सप्लोड हो गया जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, नेग्लेक्ट चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू ग्रेविटी। वैसे भी हम नेग्लेक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत कम देर में होता है। क्या करना है हमें? द टोटल मोमेंटम ऑफ टू पार्ट्स मस्ट बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ ब्लॉक बिफोर एक्सप्लोजन। यस ये सही है ना, मोमेंटम कंजर्व है ना? हाँ हाँ। यस सर। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी क्या बिफोर एंड फाइनल? नो सर। नहीं हाँ? नहीं तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी बढ़ेगी। बढ़ जाएगी। एक्सप्लोजन के बाद काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो बताओ कहाँ से आती है वो एनर्जी? एक्सप्लोजन से। एक्सप्लोजन से आती है। एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन से आती है, केमिकल एनर्जी, उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। समझ में आया क्या? द टोटल हाँ मोमेंटम मस्ट चेंज, ये भी गलत है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। द टोटल काइनेटिक एनर्जी मस्ट इंक्रीज, ये सही है, बढ़ती है। एक्सप्लोजन से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी जो है स्टोर्ड वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो मस्ट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मस्ट इंक्रीज। समझ में आया? यस सर। Then exercise 3, question number 4. A body of mass m while falling vertically downwards under gravity breaks into two parts. दो पार्ट में ब्रेक हो जाती है m मास की। A body of mass m/3 and body of mass 2m/3. The center of mass of the body B and C taken together shift compared to the that of a body. अब मान लो एक्सप्लोजन हुआ तो सेंटर ऑफ मास पर पहले कौन सा फोर्स लग रहा था? ग्रेविटी। सेंटर मास। अब ये m/3 अलग हो गया और 2m/3 अलग हो गया।
सेंटर ऑफ मास पर तो अभी भी ग्रेविटी लग रहा है ना, हाँ सेंटर ऑफ मास पर तो एक्सटर्नल फोर्स लगता है ना। एक्सटर्नल फोर्स क्या है, mg, वो तो कांस्टेंट है। F एक्सटर्नल वो तो कांस्टेंट है ना। यस हाँ, सर। तो सेंटर मास शिफ्ट होगा क्या? नहीं। नो नहीं। सर। इवन प्रोजेक्टाइल में भी शिफ्ट नहीं हुआ था सेंटर मास। तो हमने इसको जब प्रोजेक्टाइल थ्रो किया था तो भले इसके दो पार्ट हो जाए, एक यहाँ गिरे एक यहाँ गिरे, सेंटर ऑफ मास तो वही था। शिफ्ट हुआ था क्या? पढ़ाया नो था ना सर। मैंने। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट था। समझ में आया? यस सर। हम्म। The block of mass m moving on the frictionless horizontal surface collides with the spring of spring constant k. इससे कोलाइड करता है, compresses it by length l. l से इसको कंप्रेस कर दिया, ठीक है। The maximum momentum of the block after collision. After collision इसका maximum momentum कितना होगा, यह हमें बताना है। तो ये तो सेम क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1 में भी था ना ऐसा क्वेश्चन। अभी इसके पास ये v स्पीड से चल रहा है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, हाँ वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हाफ के एल पोटेंशियल स्क्वायर। एनर्जी। हाँ, एल कितना कंप्रेस हुआ, एल लेंथ, हाफ से हाफ कैंसिल, है ना। यस समझ में आया? सर। तो हमसे मोमेंटम पूछा है, तो एम वी स्क्वायर, इसमें ऊपर m से मल्टीप्लाई और नीचे m से मल्टीप्लाई करूँ तो बन जाएगा m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन m इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 2। बन जाएगा ना। हाँ यस सर। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा m एल स्क्वायर बाई 2। सॉरी 2 तो कैंसिल हो गया था। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा m एल स्क्वायर। सर के भी आएगा ना। हाँ ओके, के कैंसिल नहीं हुआ तो मैंने के ऊपर दिया, के भी आएगा, एम के एल स्क्वायर। तो p कितना आएगा, अंडर रूट एम के इंटू एल। समझ में आया? उस क्वेश्चन में हमने चेंज इन मोमेंटम निकाला था, यहाँ पे मोमेंटम निकाला है, ठीक है। यस सर। चाहो तो यहाँ से v निकाल के बाद में मास से v निकाल लो यहाँ से, और बाद में मास से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। हाँ सर। Then 11th, a thin rod of length L is lying along the x-axis with its end x equal to 0. ये भी ऐसा क्वेश्चन है, हमने किया था पहले भी, और लेंथ है x इक्वल टू l तक। इट्स लीनियर मास डेंसिटी इस बार ये है, कितना है, k, ये लैम्डा है ना, where n can be 0 or any positive number if position xcm is the center of mass of position of the center of mass of the rod plotted against n। यहाँ पे हमें सेंटर ऑफ मास का n के साथ ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे देखो, which of the following graph best approximate the dependency of center of mass on n। तो हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, सबसे पहले उसकी इक्वेशन निकालनी है, n की टर्म्स में आएगी, है ना। फिर उसका ग्राफ प्लॉट करना है। समझ में आया क्या करना है? तो सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, एक रोड है, सेम वैसे निकालना जैसे अभी निकाला था। ये 0,0 है, यहाँ के कोऑर्डिनेट है l,0, मतलब लेंथ है l, ठीक है। इसका लीनियर मास डेंसिटी कितनी है, k x की पावर x बाई l की पावर n, ये, ठीक है। अब यहाँ इसमें क्या लेंगे हम, एक डीएम मास लेंगे फिर से वैसे ही, जिसकी लेंथ है dx। तो इस डीएम मास का मास कितना होगा dx लेंथ का, लैम्बडा dx होगा कि नहीं होगा, ये डीएम मास है ना। मास निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर दो। अरे यस, तो बोलो। यस सर। और ये हाँ मास सर। मान लो x डिस्टेंस पर लिया है,
में क्या होगा, ऐसा एक्स ही होगा, है ना। सेम वैसा ही तो क्वेश्चन है। हाँ, अब सर। यहाँ पे लेमड़ा की वैल्यू पुट करो के अपॉन एल की पावर एन, ऐसे लिख देता हूँ मैं, एक्स की पावर एन डी एक्स। समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, तो के और ये जीरो से लेके एल तक इंटीग्रेट करेंगे, जीरो से लेके एल तक, तो के अपॉन एल की पावर एन, ये बनेगा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर एल प्लस वन अपॉन एल प्लस वन। समझ में आया? सॉरी, एल की पावर नहीं, गलत हो गया, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो एक्स की जगह एल पुट करना है, तो ये बनेगा एल की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा, ऊपर वन है और नीचे एल एन प्लस वन है, नीचे एन है, तो ऊपर वन बचेगा, तो के एल अपॉन एन प्लस वन, ये आ गया मास टोटल। समझ में आया? यस सर। अब इसका जो सेंटर मास मान लो यहाँ है, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स सी, तो एक्स सी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/m dm इंटू एक्स, ये एक्स, ये डीएम मास का कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, फ्रॉम 0 to L। तो m हमने ऑलरेडी निकाल लिया, ये m आया था, तो m की वैल्यू पुट कर दो, तो ये बन जाएगा n प्लस वन अपॉन के एल, डीएम की वैल्यू आई थी लैम्बडा डी एक्स इंटू एक्स फ्रॉम 0 to L, है ना। अब लैम्बडा की वैल्यू पुट करो, n प्लस वन अपॉन के एल, लैम्बडा कितना है, ये k अप एक्स की पावर n, और एक x पहले से, तो यहाँ बन जाएगा x n प्लस वन इंटू डी एक्स। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो कांस्टेंट सब मैं बाहर ले लेता हूँ, तो n प्लस ये k से k कैंसिल हो जाएगा, n प्लस वन अपॉन ये l की पावर वन इंटू एल की पावर n, तो l की पावर n तो ये आएगा x की पावर n प्लस वन मतलब n प्लस टू अपॉन n प्लस टू, तो ये आएगा l की पावर n प्लस टू अपॉन n प्लस टू। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, तो क्या बचेगा, ये n प्लस वन अपॉन n प्लस टू, और ऊपर क्या बचा, n की पावर n प्लस टू है, नीचे n की पावर l, तो l ही बचेगा। समझ में आया? तो सेंटर ऑफ मास एक्स सी इज इक्वल टू आया n प्लस वन अपॉन n प्लस टू इंटू एल। अब इसका ग्राफ हमें चूज करना है, कौन सा है बताओ, फर्स्ट हो सकता है क्या, n के साथ सर। क्या कांस्टेंट आ रहा है क्या, फर्स्ट नहीं हो सकता, है ना। अब सेकंड थर्ड फोर्थ में कौन सा होगा, अब ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं हम, या इधर n है, जनरली मैं तुमसे ग्राफ बनाने को बोलूँ, तो इधर n की वैल्यू के साथ एक्स सी कितना आ रहा है वो देखेंगे ना, जैसे n इक्वल टू 0 पर कितना आ रहा है एक्स सी, L/2 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा हाँ है, सर। n इक्वल टू 1 पर एक्स सी 2L/3 आ रहा है। बताओ किधर शिफ्ट हुआ, राइट में या लेफ्ट में, बढ़ गया ना, L/2 से 2L/3 ज्यादा होता है ना। यस सर। n इक्वल टू 2 पर एक्स सी 3L/4, मतलब ये बढ़ते जा रहा है, फिर n इक्वल टू 3 पर एक्स सी 4L/5, मतलब इसकी वैल्यू बढ़ते जा रही है, तो बताओ कौन सा आएगा, ये n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 ये बढ़ते जा रही है। समझ में आया क्या, कौन सा आएगा, ये भी बढ़ते जा रहा है, तो ये आएगा ना आंसर। इसमें कम हो रहा है देखो, इसमें बढ़, ऐसे बढ़ रहा है, इसमें ये नहीं आ सकता इस तरह से, स्टार्टिंग में जल्दी जल्दी बढ़ रहा है ना, फिर बाद में कम कम होते जाएगा, देखो बाद में क्या होगा, जैसे n की वैल्यू 100 है, तो क्या हो जाएगा 101 अपॉन 102 L। समझ में आया क्या, फिर बाद में इतना इससे नहीं बढ़ेगा, फिर उसके बाद थोड़ा और बढ़ाओगे तो 102 अपॉन 103 L ऐसे बढ़ रहा है, तो कौन सा आएगा आंसर, ये वाला आया समझ में। फाइनली L के इक्वल हो जाएगा ना, ये नियरली L के इक्वल ही हो गया ना लास्ट में। यस सर। तो देखो ये L
आया समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो। Done, sir. आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. 2 मिनट को नेट बंद हो गया था। मैथ्स की क्लास शिफ्ट हो गई ना तुम्हारी? हाँ, sir. सो ट्यूशन नंबर 12 इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था? Yes, sir. Question number 12. Two particles moving in the same direction do not lose all their energies in a completely inelastic collision. दो पार्टिकल है मूविंग इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, डू नॉट लूज ऑल देयर एनर्जी इन ए कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। सही है, तो पूरी एनर्जी लॉस कर देते हैं क्या? पूरी एनर्जी लॉस कर देते हैं क्या? हाँ, नो नो नहीं करते हैं ना, तो स्टेटमेंट सही है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड्स ट्रू ऑल फॉर ऑल काइंड ऑफ कोलिजन। यस, इट इज ऑल्सो ट्रू एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि शुरू में मोमेंटम जितना है बाद में भी उतना रहेगा, इसलिए एनर्जी कम नहीं होगी, लॉस नहीं होगी। समझ में आया क्या? हाँ, sir. इन ए कोलिनियर कोलिजन, कोलिनियर मतलब हेड ऑन, कोलिनियर मतलब क्या होता है? हेड ऑन कोलिजन। ए पार्टिकल विद एन इनिशियल स्पीड v नॉट स्ट्राइक्स ए स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ द सेम मास। एक स्टेशनरी पार्टिकल सेम मास से टकराता है, ठीक है। if the final velocity if the final total kinetic energy is 50% greater than the original kinetic energy, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी से फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी ज्यादा हो गई? 50% ज्यादा हो गई, ठीक है। इस क्वेश्चन में गिवन है तो हमें लेना पड़ेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन इज, तो एक v नोट से चल रहा था, एक रेस्ट पर था, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन दोनों की 50% ज्यादा हो गई, तो वो मान के हमें सोल्व करना है। तो इनिशियली एक मास तो v नोट से चल रहा था और एक मास रेस्ट पर था। आफ्टर कोलिजन मान लो एक v1 की स्पीड से चलने लग गया और एक v2 की स्पीड से, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो क्या लिखूंगा? एम वी नॉट इज इक्वल टू एम वी वन प्लस एम वी टू, एम से एम कैंसिल,
तो एक इक्वेशन आ गई वी नॉट इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ये इक्वेशन फर्स्ट है ना। और एक हमें गिवन है फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 1.5 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, 50% ज्यादा है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूंगा मैं, हाफ एम V1 स्क्वायर प्लस हाफ एम V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ हाफ एम V नॉट स्क्वायर। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो m से m कैंसिल, 1/2 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन आई V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1.5 V नॉट स्क्वायर, ये इक्वेशन 2। इन दोनों को सोल्व करके हमें फाइनली बताना है V2 माइनस V1 बताना है, रिलेटिव वेलोसिटी ये बताना है ना हमें। तो सोल्व करोगे या मैं सोल्व करके बताऊं? कर लेंगे कर सर। लेंगे सर। दो इक्वेशन है, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों को सोल्व करके V2 माइनस V1 बताना है। ठीक है, ये V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ये V नोट की जगह क्या लिख दो, V1 प्लस V2 यहाँ पर। समझ में आया? सोल्व कर लो। देन 18 के बाद 3 and 4, 3 look at the drawing given, ये drawing given है in the figure which has been drawn with ink of uniform line thickness. Okay, the mass of ink used to draw each line of, अब ये जो ड्राइंग बना रहे हैं उसमें इंक का मास हमें गिवन है, वो इस ड्राइंग का मास होगा। यूज टू ड्रॉ ईच ऑफ द 2 इनर सर्कल्स, ये 2 सर्कल है, एक तो ये और एक ये, एंड ईच ऑफ द 2 लाइन सेगमेंट, एक ये और एक ये वाली, है ना। टोटल अंदर कितने कितने मासेज हैं, 1 2 3 4। समझ में आया क्या? इन सबका मास है m, इन सबका मास कितना है m। ठीक है, याद रखना है। द मास ऑफ द इंक यूज टू ड्रॉ द आउटर सर्कल, इसका मास है 6m। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ टू ड्रा द आउटर सर्कल, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स आर, आउटर सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट है 0,0, ये कोऑर्डिनेट है 0,0। ठीक है, इन सबके कोऑर्डिनेट गिवन है हमें। लेफ्ट इनर सर्कल है -a, इसका, देन इसका है a, वर्टिकल लाइन का है 0,0 एंड इसका है 0,-a हॉरिजॉन्टल लाइन का। द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द इंक ऑफ दिस ड्राइंग, तो इस सब पूरे का सेंटर ऑफ मास का मुझे y कोऑर्डिनेट बताना है। समझ में आया? सबके कोऑर्डिनेट पता है तो हमें पता है y कोऑर्डिनेट कैसे निकलते थे, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ऐसे करके। समझ में आया क्या? Yes, sir. ऐसे करके निकाल सकते हैं ना। तो सबके कोऑर्डिनेट गिवन है ना, इसमें पुट कर दो। समझ में आया क्या? हाँ सर। सबके y कोऑर्डिनेट इसमें पुट कर दो, मास भी गिवन है सबका। ठीक है, देन फोर्थ, a point mass of 1 kg collides elastically with a stationary point of mass of 5 kg. A point mass of 1 kg collides elastically with a stationary mass of, एक point mass है 1 kg का, ये स्टेशनरी मास है 5 kg, इससे कोलाइड होता है, ये रेस्ट पर था। आफ्टर कोलिजन द 1 kg मास रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, ये इधर चला जाता है 1 kg मास, उल्टा आ जाता है वापस, एंड मूव्स विद 2 मीटर पर सेकंड। ये आफ्टर कोलिजन की बात है।
moves with 2 meter. Which of the following statement is are correct for the system of these two masses? तो इनमें से क्या क्या करेक्ट है हमें बताना है. मान लो 5 kg मास इधर जा रहा है v की स्पीड या v2 की स्पीड से, है ना, और ये v की स्पीड से ऐसे आ रहा था बिफोर कोलिजन. तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 3 kg मीटर पर सेकंड. ये चेक करना है हमें कि टोटल मोमेंटम इतना है क्या. टोटल मोमेंटम ऑफ 5 kg मास आफ्टर कोलिजन ये भी चेक करना है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास निकालना है, ये सब निकालना है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, p सबसे पहले तो मोमेंटम कंजर्व करो. p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल. तो इनिशियल मोमेंटम कितना था 1 into v इज इक्वल टू फाइनल कितना हो गया -2. ये -2 से इधर जा रहा है लेफ्ट में, तो -2 लिखूंगा इंटू 1 प्लस 5v2. तो एक इक्वेशन ये आ गई 5v2 इज इक्वल टू v प्लस 2. समझ में आया. एक इक्वेशन तो ये आ गई, समझ में आया. हाँ सर. एक ये कोलिजन कौन सा है, इलास्टिक कोलिजन है ना. तो इलास्टिक कोलिजन में E इक्वल टू 1 होता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, बोलो कोई, कितना है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यहाँ देख के बताओ. v2 plus 2. यस, v2 प्लस 2. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है v. v. तो एक इक्वेशन ये आ गई v2 इज इक्वल टू v माइनस 2. समझ में आया. इन दोनों को सोल्व करेंगे, इसमें से ये माइनस करूंगा मैं, तो ये बचेगा 5v2 माइनस v2 4v2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4. तो यहाँ से आ गया v2 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड. ये कितने से जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड, है ना. एंड v2 1 आ गया, तो v इज इक्वल टू आ गया 2 प्लस 1 3 मीटर पर सेकेंड. दोनों की स्पीड आ गई. ये कितने से जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड. तो टोटल मोमेंटम 3 होगा सिस्टम का, होगा कि नहीं होगा. हाँ. बिफोर कोलिजन भी 3, आफ्टर कोलिजन भी 3. 1 into 3 ये सही है. मोमेंटम ऑफ 5 kg आफ्टर मास आफ्टर कोलिजन इज 4. नहीं, 5 kg का मोमेंटम है 5 into 1 5 है. इसका मास है 5 kg और ये 1 की स्पीड से जा रहा है, तो 5 हुआ ना, ये गलत हो गया. समझ में आया. काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका फॉर्मूला होता है m1v1 प्लस m2v2. ये होता है ना m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2. तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन कहीं से भी निकाल लो. तो बिफोर कोलिजन में निकालूं तो ये 1 into 3 प्लस 5 into 0 अपॉन 1 प्लस 5. समझ में आया क्या. m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला है ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर मास का. हाँ सर. तो कितना आएगा 3/6. ये तो सॉरी काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास है, तो ये आएगा 1/2. समझ में आया क्या. ये तो आ गया वेलोसिटी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मास ऑफ सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास का स्क्वायर. समझ में आया क्या. तो हाफ इनटू मास ऑफ Yes, सिस्टम sir. कितना है 3 + 5 6 इनटू 1/2 का स्क्वायर 1/4. तो कितना आएगा 3/4, मतलब 0.75. समझ में आया. ये सही है. ठीक है. और टोटल काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लो, 4 जूल आ रही है कि नहीं आ रही देख लेना. टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन इक्वल है ना, इलास्टिक कोलिजन है तो कहीं से भी निकाल लो. इनिशियल बिफोर कोलिजन से निकाल लो. समझ में आया. सिंपल क्वेश्चन है, ये सब कर आना चाहिए तुम्हें. ये सब इसमें क्या किया मैंने, मोमेंटम कंजर्व किया है और ई की इक्वेशन लगाई, दोनों को सोल्व करके सारे आंसर बताए. समझ में आया. हाँ सर. हाँ सर. Then last question 6. A particle of mass m is projected from ground with an initial speed u0 at an angle alpha with the horizontal.
At the highest point of its trajectory, it makes a completely inelastic collision. Completely inelastic collision. ठीक है, एक पार्टिकल है of mass m is projected from the ground. इसको ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया है u नॉट की स्पीड से with an initial angle initial speed u naught and angle alpha. At the highest point of its trajectory, it makes a completely inelastic collision, है ना, perfectly inelastic collision with another identical particle, which was thrown vertically upward from the ground with the same speed, initial speed u naught. Highest point पर एक पार्टिकल को यहाँ से थ्रो किया था सेम मास का u नॉट की स्पीड से, इन दोनों का यहाँ पर कोलिजन होता है, समझ में आया? तो इस वाली की स्पीड बिफोर कोलिजन कितनी होगी यहाँ पे, u नॉट कोस अल्फा होगी कि नहीं होगी? हाँ, u नॉट कोस अल्फा होगी ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल जीरो हो जाएगा। The angle that the composite system makes with the horizontal immediately after the collision is, कितने एंगल्स समझ में आया क्या? अब देखो, इसको u नॉट से फेंका तो यहां से यहां तक आते आते इसकी स्पीड कितनी हो गई होगी, ये स्पीड में निकाल लेता हूँ v। समझ में आया क्या? यस सर। तो ये कितना ऊपर चला, h कितना होता है, u नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, ये होगा ना? हाँ सर। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है ना? यस सर। अब इतना चलने के बाद इसकी स्पीड v हो गई, तो क्या लिखूंगा, v स्क्वायर माइनस u नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh u नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। समझ में आया? या फिर इतना करने से भी अच्छा है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना है, u नॉट साइन अल्फा, कितना है कंपोनेंट इसका, u नॉट साइन अल्फा, अरे हाँ, बोलो ना। हाँ, और ये वाला कंपोनेंट कितना है, u नॉट कॉस अल्फा। कोस अल्फा, ठीक है। अब जब ये यहाँ पर टकराएगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी वो मुझे निकालना है। अब देखो ये ऊपर कब थ्रो किया, एक बार देखो, ए पार्टिकल of mass m is projected from with an initial with the alpha at the highest point of trajectory, it makes a collision with another identical particle which was thrown vertically upward from the ground with the same initial speed u naught। अब देखो इसको यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगा होगा, ऊपर जाने में, अल्फा एंगल हॉरिजॉन्टल u नॉट साइन अल्फा बाई जी, कितना टाइम लगेगा, ऊपर जाने का टाइम होता है u बाई जी, है ना? इतने टाइम बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई होगी ऊपर, v, ये वाली स्पीड v इज इक्वल टू u नॉट माइनस g इंटू दिस टाइम t। समझ में आया क्या? यस सर। बट इसका टाइम इसी टाइम थ्रो किया है, इसमें गिवन नहीं है, एक सेकंड रुको। It makes a completely inelastic collision with another identical particles
the angle that the composite system makes with the horizontal immediately after the collision. u नॉट cos अल्फा इसका ये कंपोनेंट, u नॉट sin अल्फा इसका ये कंपोनेंट है, इसको u नॉट से थ्रो किया तो h डिस्टेंस चलने के बाद टाइम कितने टाइम पे थ्रो किया, तो ये इक्वेशन में मैं टाइम नहीं पता तो ये इक्वेशन नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड ही लगानी पड़ेगी। थर्ड इक्वेशन के लिए h पता होना चाहिए, h कितना है वो वाला मेथड ही करना पड़ेगा। फर्स्ट क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि टाइम नहीं पता है ना। एक बार पढ़ लेते हैं, कहीं ये गिवन है क्या, उसी टाइम पे थ्रो किया है। पार्टिकल ऑफ मास m is from the angle alpha with the horizontal at the highest point of the trajectory it makes a completely inelastic collision with another identical particle which was thrown vertically upward from the ground with the same initial speed u naught, इसको सेम स्पीड से फेंका है। the angle that the okay टाइम नहीं गिवन है। टाइम नहीं गिवन है इसमें, ठीक। निकालना पड़ेगा एच कितना होगा, यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई 2g, है ना। कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2gh, so v स्क्वायर स्क्वायर is equal to minus 2, h कितना है, यू नॉट स्क्वायर साइन अपॉन 2g, तो 2g से 2g कैंसिल, तो यू नॉट स्क्वायर और माइनस अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज कोस स्क्वायर, तो v कितना आया, समझ में आया क्या। Yes. लो ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर, बाय सर।